हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों हमारा चैप्टर नंबर जो है आपका 3 आपका प्रारंभ हो चुका है। और चैप्टर नंबर आपका 3 में हम देख रहे हैं आपका चुनावी राजनीति। हरियाणा का जो एग्जाम्पल है हम लोग उसको पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि हमें चुनाव की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। और उसी को हम लोग बहुत अच्छे से उन सबको देख रहे थे, उन पर चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको किसी प्रकार को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक आपको रिवीजन करवाना है, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा जो भी अपना डाउट हो वो मुझ तक भेज सकता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम इस चुनावी माहौल जो हम लोग आपका पढ़ रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, या जो हमको जो हमारी बुक में दिया है, ये एक हम इसको व्यवहारिक रूप में भी हमको इन चीजों को सारे को अच्छे से आपका समझना चाहिए कि किस तरह चुनाव होते हैं, क्या उनकी चुनाव की प्रक्रिया है, किस तरह की आपका राजनीतिक जो पार्टियां हैं लोक लुभावन आपके वादे करती हैं, किस प्रकार से आपका जो आपकी सरकार है उसका आपका गठन होता है, कौन उसको आपका शपथ दिवाता है और कौन उसको हटा सकता है, क्या प्रक्रिया है जनता के बीच की सरकार को लेकर, किस प्रकार आपका संतोष है, किस प्रकार असंतोष है। ये सब चीजें हमको व्यवहारिक रूप में बहुत आराम से सुनने को आपको देखने को मिल जाती हैं और व्यक्तिगत रूप में हम इनका बहुत अच्छे से अनुभव भी करते हैं। तो अगर हम लोग इन सब चीजों को जो हम लोग अपनी पढ़ते हैं, अगर हम उनको अपनी दैनिक तो आपकी जीवन की जो हमारी क्रियाएं हैं, अगर हम उनके साथ अगर आपस में रिलेट करें, उसको पढ़ें, तो मान लीजिए हमारे लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। हम इनको बहुत अच्छे से सही तरीके से उनको पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको सीख पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर को पढ़ें, देखें और समझें, ताकि चैप्टर के पहलू का कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ताकि किसी प्रकार का आपका डाउट बनता है, कोई भी आपको कंफ्यूजन बनता है, आप उसको लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकें, अपना सुझाव हम तक भेज सकें। क्लियर है बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे चुनाव की जरूरत क्यों होती है। इसके विषय को हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ तथा अपना अंतिम कर सकते क्रिया। कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जो भी है, अगर मान लीजिए कोई काम काम को डिसीजन लेना है, क्या बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या वो लोग कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, तो फिर जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो आपका चुनी हुई आपकी व्यवस्था के अंतर से ही हम लोगों को सही प्रकार का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो ही लेते हैं, ताकि हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अखंडता और एकता के जैसे मुद्दों पर वो बहुत अच्छे से आचार विचार करके उनको वो फैसला लेते हैं। ठीक, आगे देखिए थोड़ा सा आप। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सकता है? कह रहे कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें बिना चुनाव कराए हम लोग क्या करें कि आपका लोकतांत्रिक ढंग से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, क्या उनका चुनाव आप हम उनका कर सकते हैं? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधि का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। होता क्या है, कह रहे कि हम ऐसी कल्पना करते हैं जहां कहाँ होता है कि चुनाव और उम्र के अनुभव के आधार पर ही सारी चीजें की जाती हैं। जहां प्रतिनिधि का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। बच्चों, किसके आधार पर होता है? आपका शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। ठीक, ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आती है। अब हम लोग ये कैसे फेस देखेंगे कि किसी को ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा चीजें हैं, इनको कैसे ध्यान रहेगा। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। और ये कैसे मान लें कि जो लोग हैं वो आपका मिलजुल कर इन सारी समस्याओं को आपका दूर कर लेंगे? स्पष्ट है, फिर भी ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर ऐसा कर लेंगे फिर क्या हो सकता है चुनाव की। ठीक, लेकिन
क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? बताइए, अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो बोलिए, क्या हम आपके इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं। हमें ये कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनके प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीजों की कैसे व्यवस्था करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो उनके बारे में है? अब देखिए, अब ये सारी चीजें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाए कि कोई चीज किसको पसंद आ रही है या पर किसी को नहीं पसंद आ रही है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें? ये हमको देखनी है कि जो व्यवस्था है, जो हमने व्यवस्था चलाई है, वो पसंद है कि नहीं। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और अगर इच्छा हो सके तो उनमें बदलाव भी दे सकें। इस व्यवस्था के नाम चुनाव है। कह रहे हैं हम क्या कर सकें, अपनी व्यवस्था को अगर हमको लोग पसंद नहीं है हम उनको बदल सकें, ठीक, और इच्छा हो तो हम उन्हें बदल सके। और इसी व्यवस्था का नाम क्या है आपका? इसी व्यवस्था का नाम आपका चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत होती, क्या होती है? लोकतंत्र वाले प्रतिनिधि में क्या होती है? आपकी चुनाव की जरूरत होती है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। कह रहे जो इलेक्शन होता है उसमें जो वोटर होता है वो कई तरह से क्या करता है? चुनाव करता है। जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? जो उनके लिए जो कानून बनाते हैं वो उनका चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से वो काम कर सकते हैं। ये सारे ऐसे पॉइंट्स ऑफ आपके फिगर हैं जिनके आधार पर ये काम कर सकते हैं। ठीक, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस चैप्टर के माध्यम से नई नई चीजें जो होंगी वो आपको सीखने को मिलेंगी। आप इनको सीखते चलिएगा, देखते चलिएगा और इनको पढ़ते चलिएगा। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार पर क्या? कह रहे जो आपका चुनाव है हम उसको लोकतांत्रिक मानते हैं, उसके आधार पर क्या? चुनाव कई तरह के हो सकते हैं। अब देखिए, अब जो आप मान रहे हैं कि कौन सा चुनाव लोकतांत्रिक है, क्या चीजें हैं, उन सबको देखने के लिए क्या चीजें हैं, इन सबको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो है कैसे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं, उसमें समझिए। लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते ही हैं। यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। कह रहे चाहे लोकतंत्र हो चाहे गैर लोकतंत्र हो, उनमें आपके जो है बच्चों किसी न किसी प्रकार के जो आपके चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी मिर्ची की थी। हमने वहां के अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए गए थे। इनमें हम लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। आइए वहां के सीखे सबक को याद रखें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात को शुरू करें। कह जो हम लोग चुनाव करते हैं तो चुनाव में आपकी न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं, हम उनको देखें, थोड़ा सा उन पर हम लोग बात करें। पहला, हर किसी को चुनने की सुविधा हो, यानी कि हम किस प्रकार के चुनाव करें कि हर एक व्यक्ति आपका चुनाव हो, यानी हर किसी को मत हो, मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। यानी कि सब लोग अपने अपने जो प्रतिनिधि उनको चुन पाए, उनको चुनाव दे सकें, सेम वोट का राइट्स हो और सेम वोट की वैल्यू भी हो। दूसरा है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, कि चुनाव में कैसा हो, ऑप्शंस होने जरूरी हैं। पार्टी और उम्मीदवार को चुनने में उतारने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, कि जो पार्टी है वो अपनी मर्जी से जो उम्मीदवार हैं वो उनको उतार रही हैं और उसके लिए जो विकल्प है उनको पेश करें। आगे देखिए तीसरा चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ समय पर जरूर कराने चाहिए और कह रहे हैं कि जब आपके नए चुनाव हो तो कुछ समय अंतराल कराने चाहिए। चौथा,
लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए जिसे लोग चाहते हैं। चुनाव क्या होना चाहिए? उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से किया और कराया जाना चाहिए। इससे लोग समूच अपनी इच्छा से व्यक्तियों का चुनाव कर सके। और होगा क्या अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो लोग जो अपनी इच्छा है उससे अपनी इच्छा से आपका चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल सी लगती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनावों में इन शर्तों को आपका पूरा नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के चुनावों को लोकतंत्र कहा जा सकता है या नहीं। अब देखिए, जितनी हम चीजें पढ़ी हैं, हमने शर्त पढ़ी हैं, उन सारे शर्तों को हमको देखना है कि हम उन शर्तों को अपने लोकतंत्र में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। हमारा देश जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि नहीं है। इन पर हम लोग अपने लेक्चर के अंदर क्या है बच्चों बात करेंगे। अब देखिए, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है? क्या जो कह रहे कि जो राजनीतिक में जो कंपटीशन होता है, एक दूसरे के जो आपके विपक्षी रहते हैं, क्या वो अच्छी चीज है या नहीं? अब देखिए, हमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब हमको ये रेक्टिफाई करना है, क्या वो सही है या गलत है। आइए इसको देखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी है। कह रहे राजनीति में जो आपके चुनाव में जो कंपटीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम आपका प्रतिद्वंदी बोलते हैं। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंदी का हो जाता है। अब कह रहे इसका सिंपल मतलब, अगर कोई उम्मीदवार है और किसी राजनीतिक पार्टी से है और किसी क्षेत्र में आपका निर्वाचित हो रहा है, तो उस निर्वाचन के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक, अगर प्रतिद्वंदी नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी से हो जाएगा। अगर कंपटीशन ना हो तो चुनाव कैसे होगा? आपका बेईमानी से हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी का होना अच्छी चीज है? अब कह रहे कि अगर जो आपके राजनीति प्रतिद्वंदी है, क्या उसका होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदी में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारा जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स का फैसले करने की आपका शिकायत करते हैं और विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अब कह रहे हैं ये जो कंपटीशन है, अभी कंपटीशन क्या होता है? आपकी पार्टी प्रतिद्वंदी हो जाती है। अब देखिए, जैसे उम्मीदवारों के बीच तक तो ये आपका ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कंपटीशन है ये लोगों के बीच में ही पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए एक घर है, आपका घर, आपके पड़ोसी घर, शायद एक मोहल्ला मान लीजिए। एक मोहल्ले में लोग ऐसे हैं जो 10 घर आपके कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, 10 ऐसे हैं जो आपको बीजेपी को देना चाहते हैं, 5 ऐसे हैं जो आम आदमी को देना चाहते हैं, किसी और पार्टी को देना चाहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो फिर एक दूसरे के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये ऐसा है, नहीं नहीं वो ऐसा है। तो इससे क्या होता है कि जो मोहल्ला है, घर परिवार, वो आपस में बढ़ जाते हैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। कह रहे एक तरफ तो सही है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो राजनीतिक स्पष्ट रूप है वो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुसीबत ये है कि घर परिवार भी आपका डिवाइड हो जाता है। पार्टियों और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कह रहे जो पार्टी के चुनाव उम्मीदवार हैं और चुनाव वो क्या करते हैं, आपका जीतने के लिए अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दावा सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। और कह रहे कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये आपके चुनावी दौड़ है, इसका दावा जो है, ये जो किस्म का है, इसके आपको दीर्घकालिक हमको क्या मिलते हैं? पॉलिटिकल इम्पैक्ट मिलते हैं। और इससे क्या होता है? दीर्घकालिक पॉलिटिकल आपके इम्पैक्ट मिलने से समाज और देश की जो आपकी सेवा या चाह करने वाले लोग हैं, कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। कह रहे जो अच्छे लोग हैं वो चुनावी माहौल में आपका नहीं आते हैं। ठीक, उन्हें इस मुश्किल और बेगारी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। कह रहे तो ये मुश्किल है और मुश्किल साथ जो आपकी बेढंगी जो आपकी लड़ाई है उसमें वो क्या नहीं चाहते, उतरना उनको अच्छा नहीं लगता।
हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति आपके सचेत थे। वो कैसे थे सचेत? मतलब वो पहले से ही जानते थे इन सारी समस्याओं। फिर भी उन्हें भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त आपके चुनावी मुकाबले का चयन किया गया। कैसा किया गया? मुक्त चुनावी मुकाबला। उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था बेहतर ढंग से काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक पार्टियों को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है। कह रहे दुनिया की कोई भी पार्टी हो, उन्हें सबको पता होता है कि जो लोगों का हित है वो किन चीजों में शामिल है, तथा ये नेता, सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। और क्या होता है, सभी लोगों की जो अपनी राजनीतिक जो आपकी प्रेरणा है उसी से क्या आते हैं, राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। असल जीवन में क्या नहीं होता? ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य देश के लोगों के सामने आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। सब लोगों को क्या होता है कि हमको आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, और इसी करियर बढ़ाने की क्या होती है, सब लोगों को आपकी चिंता होती है, और होनी भी चाहिए। ठीक है ना? वे सत्ता में बना रहना चाहते हैं या फिर अपने लिए एक बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। या तो उनको कुर्सी मिल जाए, और जो अगर वहां कुर्सी ना मिले तो उनको क्या मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी, उस पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम नहीं है कि यह काम कैसे किया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि हम लोगों का काम कैसे करें, क्या उनकी भावना है, इन सब पर कैसे हो, उन्हें पता है तक नहीं है कि उनके मन में जो विचार आएगा हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थिति में से मेल ना बैठे। ठीक, क्या ना बैठे कि जो लोग हैं उनकी स्थानीय स्थिति से क्या ना बैठे, उनका जो मोल है वो आपका मोल ना बैठे। तो देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको व्यक्तिगत रूप में आपने अपने बड़ों से, जो राजनीतिक जो लोग जो व्यक्ति होते हैं वो आपका बात करते हैं, उससे कुछ है, एक व्यवहारिक रूप ही है। समझिए, कोई भी अगर आपका नेता है उसकी कोशिश क्या रहती है कि वो चुनाव जीते और लगातार चुनाव आपका जीतता रहे, राजनीतिक ढंग और मन से वो अपना बढ़ चले, और दूसरे के साथ उसकी कोशिश ये रहती है कि हर चीज बहुत अच्छे से हो, सफलता हर चीज से बहुत अच्छा से कर सके, और उसकी कोशिश ये रहेगी कि उसे बड़ी से बड़ी कुर्सी मिले, अच्छा पद मिले, बहुत बड़े अधिकार मिले, लोगों की सेवा करने के लिए उसका एक अलग अपना पर्पस, एक अपना जो होता है अलग वो अपना मोटिव होता है। सबकी उसकी चाह के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक, अब देखिए, ऐसे में हम इन वस्तुओं का सामना कैसे करते हैं? एक तरीका जो राजनीतिक के ज्ञान और चरित्र के बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा करने वालों को दंड मिले, कि जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं वो उनको पुरस्कृत किया जाए, और जो ऐसा उल्टा काम करते हैं, कोई राजनीतिक चीजों का दुरुपयोग करते हैं, उनको दंड मिले। इस पुरस्कार दंड का फैसला कौन करता है? अब कह रहे कि इस पुरस्कार दंड का फैसला कौन करेगा? इसका सीधा जवाब है, लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदी का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को तो मिलता है। वे जानते हैं कि अगर हमने लोगों की इच्छा के अनुसार, ध्यान दीजिए, अनुसार मुद्दों को उठाया और उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में वे चुनाव जीतने की संभावना भी आपका बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने काम काज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो वे अगला चुनाव आपका नहीं जीत सकते। क्या नहीं पापा कर सकते? वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। क्या करना पड़ेगा उसे? मजबूरन आपकी
जो है जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इस ढंग से बाजार काम करता है, भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक अच्छा सौदा आपका देना पड़ता हो। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। अगर उसे अच्छा ग्राहक नहीं मिला, चीजें नहीं मिलती, सौदा नहीं मिला, तो क्या करेगा? कस्टमर आपकी दूसरी दुकान देखता है। ठीक उसी तरह आदमी मुकाबले में से संभव है कुछ मतभेद पाने और लोगों के आपसी मन मुटाव पैदा होने हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। कि चाहे कुछ भी हो जाए, मन मुटाव हो, जो मर्जी है, वो किसके लिए समर्पण है? जो आपके लोग हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए वो आपका समर्पित है। तो ये सारी चीजें हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। इसको देखिएगा, अब देखिए एक बड़ा अच्छा हमको इमेज दिखाई गई है। मेरे पास योजना है, घोषणाएं हैं, वादे हैं। ये आपका नेता है और ये वोटर है। तो क्या कह रहा है? ये कोई आपका नेता बोल रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणा है और वादे हैं। तो क्या करता है? देखिए, जो आपका वोटर है वो उसकी नाड़ पकड़ लेता है और आप गर्दन को पकड़ के बोलता है कि मेरे पास वोट है। और ये क्या मांग रहा होता है? वोट दो, वोट दो। अब देखिए प्रोमिसेस का क्या होता है और वोटर, यानी प्रोमिसेस जो होते हैं, जो वादे होते हैं, वो कंधों पर रख कर लेता निकल जाता है। एक आदि उनको प्रॉमिस मिलता है और वोटर बेचारा एक पीछे दौड़ता रहता है कि शायद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसकी एक कोशिश रहती है। क्लियर है? यह देखिए कि दोनों कार्टूनों को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून का यह संदेश देता है कि इसे अपने शब्दों में लिखें, अपनी कक्षा में चर्चा करें। इनमें से कौन सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। ठीक, मतदाता और उम्मीदवार के संबंधों पर चुनाव का असर बनने वाला एक कार्टून ध्यान रखिए। आपको ध्यान रखना है कौन सा वो कार्टून है। ठीक, उस कार्टून को बहुत सही तरीके से देखिए और उसको परखिए। देख लिया इतना आपने? चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, इस कार्टून को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सिंपल सी बात है कि एक वोटर है और नेता है, उसे वो आपका लालच दे रहा है, लोग लुभावन बातें कर रहा है। तो ये वोटर जो है ये जागरूक है, ये कहता है मेरे पास वोट है, मेरे को योजना का लाभ नहीं। दूसरा है जो आपके नेताओं के जो वादे कर रहे हैं उसमें आपके भरोसे में आ गया और अब उसके पीछे घूम रहा है कि कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि जिससे हमारा लाभ हो, आपकी चीजें हो। तो ये सारी चीज ठीक इसमें देखनी है। अब देखिए, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। अब सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग आपका चुनाव करवाते हैं, हमारी चुनाव प्रणाली, हमारी चुनाव प्रक्रिया क्या है, हमारा जो वोटिंग राइट्स है वो किससे होता है। देखिए अभी तो आप लोग बच्चे, अभी कोई बच्चा ऐसा होगा जिसकी एज 18 साल हो, शायद ना भी हो बहुत। अभी क्या होगा, जब आप 18 साल की एज पार कर जाएंगे आयु, तब आपको क्या होगा, आपको आपको वोटिंग राइट आएगा। आपका क्या होगा, मत देने का अधिकार आपका बनेगा। आप क्या हो जाएंगे, फिर वयस्क हो जाएंगे। और वयस्क मताधिकार के आधार पर आप अपने जन जो होते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुनने का, अपने देश के भाग्य विधाता को चुनने का और आप अपने एमपी एमएलए को चुनने का अधिकार रखते हैं। और आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको यह भी पता रहेगा कि कौन से नेता ऐसे हैं जो लोक लुभावन बातें करते हैं खाली चुनाव के टाइम में, कौन से नेता ऐसे हैं जो काम करते हैं, कौन से नेता ऐसे जो ना लोक लुभावन बातें करते ना कुछ काम करते। तो उन सब के विषय में आपको पता लग जाएगा और आप उनकी अच्छाई बुराई अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों में सुनते होंगे कि ये नेता अच्छा नहीं है, ये खाली बोलता है काम नहीं करता, कि वो नेता अच्छा है, बोलता नहीं है काम करता है। कोई कहेगा कि दोनों ही बेकार हैं, कुछ नहीं करता। तो इस प्रकार की सारी चीजें होती रहती हैं और आपको उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपको दिखाई देंगी और व्यक्तिगत तौर पर भी ये आपको मिलेंगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं आम भाषा में, हमारे यहाँ जो चुनाव है वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? मैं अगर ऑप्शन दूं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 7 साल, तो अब क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर प्रत्येक 5 साल में। देखिए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो,
चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे आपका नगर निगम, आपकी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो, हर जगह 5 साल के समय अवधि के अंतराल चुनाव होते हैं। क्योंकि अगर हमको अपना 5 साल में अपना प्रतिनिधि पसंद नहीं आए, उसकी योजना पसंद नहीं आई, तो हम अगली बार अपना नया प्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। हम उसके लिए ऐसा आपका करते हैं और हमारी कोशिश भी क्या होती है, आपका यही रहती है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि हम चुनाव को सही माध्यम से बाप को चुन सकें और उसको सही माध्यम से हम लोग इसको देख सकें। यही प्रक्रिया। अब देखिए, चुनाव आपके लोकसभा के, विधानसभा के होते हैं और ये प्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। आप इसको भली भांति जानते हैं कि ये सारे चुनाव क्या होते हैं आपके बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और जनता क्या करती है, जनता इन्हें आपका वोट देती है और ये क्या करते हैं, जनता के चुने हुए आपके प्रतिनिधि, यही आपके मुख्यमंत्री और यही आपके प्रतिनिधि। और लोगों का ये हमेशा, देखिए आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से जब कोई नेता बाप का चुना जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम जिस नेता को अपने क्षेत्र से चुनकर भेज रहे हैं, वो हमारे लिए विकास के नए आयाम आपके तय करेगा, हमारे क्षेत्र की बात रखेगा, हमारे लिए विकास के कार्य करेगा, स्कूल, कॉलेज, सड़क, बेसिक सुविधा जैसी जो चीजों का अभाव है, उनके लिए वो कुछ कोशिश करेगा कि वो आपकी कम हो जाए, और ऐसी उसकी क्या रहेगी, कोशिश रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं आपके नेताओं जो हमारे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हैं। और बच्चों, हमको पता है कि जो आपका चुनाव प्रक्रिया है, हमारे यहाँ बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया है। निष्पक्ष तरीके से आपका चुनाव होता है, समान मताधिकार है, सबको वोट देने का राइट्स है। जो महिला पुरुष 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वो उनको वोटिंग राइट्स है, कोई किसी को वोट देने से वंचित नहीं कर सकता, सब अपना वोटिंग राइट्स अपने पास रखते हैं। प्रत्येक 5 साल के चुनाव अंतराल में आपके चुनाव भी होते हैं और कभी कभी आपको जल्दी भी आपका देखने के लिए मिलता है। लोकसभा, आपका राज्यसभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, आपके नगर परिषद, आपके नगर निगम, इनके चुनाव आपके प्रत्यक्ष होते हैं और यही हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि, यही हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्रियों को आपका चुनते हैं और यही हमारे जो है आपके प्रतिनिधि हैं। और हमारे तरफ से संसद में आप देखिए, आपकी विधानसभाओं में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सब आपको चुनावी प्रक्रिया का जो माहौल और दौर है, आपको बहुत अच्छे से उस पूरी थ्योरी को आपको समझ आया होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे और घर पे जाकर प्रत्येक लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करते होंगे, साथ में अन्य विषयों पर भी आपका पूरा फोकस अपना कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम लोग अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।